जी स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट इफ एल्स इज क्या होती है और इसके प्रोग्राम्स देखेंगे। व्हाट इज मल्टीपल इफ एल्स इफ एंड स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। हम इसे कहते हैं मल्टीपल, या तो इफ एल्स स्ट्रक्चर कहते हैं और या फिर हम इसे कहते हैं इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। इससे पहले हमने की थी if statement with one alternative, then हमने किया if statement with two alternatives जिसको हमने if else का नाम दिया। अब हम if statement with multiple alternatives देखते हैं जिसको हम multiple if else if का नाम देते हैं। if else if statement can be used to choose one block of statement from many blocks of statement। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ब्लॉक्स हैं तो उनके अंदर से हमने अगर एक ब्लॉक को चूज करना है, then we have to use multiple if else structure, या आप कह सकते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी तक स्टूडेंट जब हमने इफ के लिए इफ स्टडी की थी तो इफ के अंदर हमने सिर्फ एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि इफ सिर्फ ट्रू होने पर ही जो थी वो चलती थी। नेक्स्ट हमने इफ एल्स में हमारे पास टू ब्लॉक्स थे, तो एक ट्रू होने पे चलता था और एक फॉल्स होने पे चलता था। अब हमारे पास इफ एल्स इफ में हमारे पास टू से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, और इन मल्टीपल ब्लॉक्स में से हमने सिर्फ एक को चूज करना है, तो हम इसके लिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सो देयर आर मैनी ऑप्शंस। जब हमारे पास कई ऑप्शंस हो और वहां पर हमने एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, देन वी हैव टू यूज इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। तो इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस। हम इसे यूज करते हैं जब हमारे पास कई ऑप्शंस होती हैं एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, और सिर्फ इस कंडीशन के बेस पे हम सिर्फ एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि इसका सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। सिंटैक्स अगर देखें तो इफ कंडीशन, हमने इफ लिखी और कंडीशन लिखी और इसके साथ ब्लॉक वन, यानी जो ब्लॉक वन है, जो भी स्टेटमेंट हम इस कंडीशन को ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे लिखी। फिर हमने एल्स, फिर हमने एक इफ डाला और फिर हमने कंडीशन लिखी और फिर हमने ब्लॉक टू लिखा। अब जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम जिस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं हम इधर लिखेंगे एल्स इफ कंडीशन एंड ब्लॉक थ्री। इस तरह हम जितनी मर्जी एल्स इफ डाल लें, यानी कितनी मर्जी इफ यूज कर लें, हम करते जाएंगे और जब हमारे पास लास्ट में खत्म होगा तो लास्ट में हम एल्स को यूज करेंगे। एल्स वो लास्ट वाला ब्लॉक होता है जिसको हमने एग्जीक्यूट कराना होता है जब इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, तो कंट्रोल इस लास्ट वाले ब्लॉक में आ जाता है। अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो देखें स्टूडेंट, फ्लो चार्ट में कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन ट्रू होती है तो इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकंड कंडीशन चेक होगी। तो इसके अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जो इसके साथ होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद जब हमने जितनी भी कंडीशंस लिखी होंगी वो चेक होंगी, एंड कंडीशंस तक चेक होंगी। और अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में जो हमने लास्ट में एल्स वाला ब्लॉक लिखा होता है उस पर आकर हमारा ये प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाता है। The test condition in if-else statement with multiple alternative are executed in a conditional। जो टेस्ट कंडीशंस हैं, टेस्ट कंडीशंस का क्या मतलब है, ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इसको हम टेस्ट कंडीशन कहते हैं। ये स्कैंशली चेक होती है, सबसे पहले ये चेक होगी, अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर ये वाली चेक होगी, अगर ये फॉल्स हुई फिर ये वाली चेक होगी। इस तरह बारी बारी तमाम कंडीशंस जो है वो चेक होंगी। इफ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। जो कंडीशन भी ट्रू मिलेगी उसके साथ जो ब्लॉक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। द मीनिंग ब्लॉक आर स्किप्ड, और बाकी ब्लॉक स्किप्ड हो जाएंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके साथ जो हमने ब्लॉक लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। The statement after the last else are executed if all condition are false। सब तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट फॉल्स हो जाती हैं, यानी तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये फॉल्स हुई, ये फॉल्स हुई, तो हमारा कंट्रोल एल्स वाले पोर्शन में आ जाएगा और इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी होंगी उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होता है मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर देखें हमने एक से ज़्यादा इफ इस्तेमाल की हैं और एक से ज़्यादा एल्स इस्तेमाल की हैं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो अब
हम अपना प्रोग्राम करते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर से। तो राइट अ प्रोग्राम देन इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूजर। हमने यूजर से एक नंबर लेना है एंड डिटरमिन्स वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। अब अगर आप यहाँ पे देखें, उसने हमें कहा है कि यूजर से एक नंबर लेना है इनपुट। तो जब स्टूडेंट जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी इनपुट फ्रॉम अ यूजर, आपके माइंड में फौरन ये आना चाहिए कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है और स्कैनइफ के थ्रू हमने इस वेरिएबल की वैल्यू यूजर से लेनी है। यहाँ तक बात तो फौरन आपके माइंड में आ जाएगी, लेकिन हमने इस वेरिएबल से क्या काम कराना है वो आगे हमें समझ में आएगा। डिटरमिन्स वेदर इट इज पॉजिटिव, हमने ये बताना है क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस आपसे पूछी हैं कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज़ीरो है, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेंगे। देखिए हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया इंक्लूड stdio.h से, इंक्लूड conio.h से। जैसा कि आपको मालूम है ये हेडर फाइल्स हैं, हमेशा हमें इंक्लूड करानी पड़ेंगी। वाइड मेन हमारा मेन प्रोग्राम है, जब भी हमने मेन प्रोग्राम लिखना है इसमें हम वाइड मेन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर करली ब्रैकेट्स हैं, ये स्टार्ट की और ये एंड की करली ब्रैकेट्स, और हम अपना सारा प्रोग्राम इस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है, क्योंकि इनपुट लेंगे तो हमारा आगे काम होगा, आगे आउटपुट हमें मिलेगी। तो इनपुट लेने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही मैंने वेरिएबल स्टूडेंट क्रिएट किया तो क्या हुआ कि जब भी जैसे ही मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया तो हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, देखें एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जो कि क्या है, जिसका नाम हमने क्या रखा, जिसका नाम हमने रखा एन। तो ये मेमोरी के अंदर जाके वेरिएबल बन गया, ये आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये रैम में काम हो रहा है। जैसे ही मैंने इंट को किया, इंट एन किया, तो मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट हो गया। क्लियर स्क्रीन हम करते हैं ताकि हमारी जो प्रीवियस आउटपुट है तो वो क्लियर हो जाए। प्रिंट एफ, अब हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, तो मैं चाहती हूँ यूजर को सबसे पहले स्क्रीन पे क्या चीज लिखी हुई नजर आए, उसको लिखा नजर आए प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। तो मैं प्रिंट एफ लिखूंगी, ब्रैकेट्स डालूंगी, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो मैसेज मैं डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ यूजर को वो लिख दूंगी। वो क्या है मेरे पास, वो है जी एंटर अ नंबर। अब जैसे ही मैं रन टाइम पे इस प्रोग्राम को चलाऊंगी तो सबसे पहले मुझे क्या नजर आएगा, एंटर अ नंबर। नेक्स्ट अगर मैंने यूजर से आउटपुट लेनी है तो आपको पता है हम स्कैनिफ को यूज करते हैं। ठीक है, हम स्कैनिफ को यूज करेंगे और स्कैनिफ के बाद हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑपरेटर डी। फॉर्मेट ऑपरेटर डी हमने हमेशा स्कैनिफ जब भी लेते हैं आपको पता है उसका तरीका यही होता है कि स्कैनिफ में हमने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवानी है, यानी यूजर से वैल्यू लेनी है इनपुट के तौर पर। और किस वेरिएबल में रखवानी है, मैंने एन वेरिएबल में रखवानी है। तो एन वेरिएबल को हम एड्रेस ऑपरेटर के हमेशा साथ लिखेंगे। ये आपको एड्रेस ऑपरेटर, ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। और एन वो वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू रखानी है, और हमें स्कैनिफ में इस वेरिएबल को फॉर्मेट ऑपरेटर डी के साथ शो करना पड़ेगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, क्योंकि इस वेरिएबल की जो टाइप है मैंने इंट रखी है, तो इंट के लिए हम हमेशा फॉर्मेट डी को यूज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा इनपुट कंप्लीट होता है। यहाँ से मैं यूजर से वैल्यू ले लूंगी। अब वैल्यू लेने के बाद अब हमारा प्रोसेसर क्या चीज चेक करेगा, इफ एन ग्रेटर देन जीरो, अगर तो यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो ग्रेटर देन जीरो हुई तो मुझे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी यूजर जो है कोई -1 एंटर कर देता है, तो एल्स इफ, तो हम एक एक और कंडीशन बनाते हैं, एल्स इफ अगर n लेस देन जीरो हो, अगर n लेस देन जीरो हो तो हमें डिस्प्ले करा दो नंबर इज नेगेटिव। अगर इन दोनों में से ये दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं, यानी ना तो मैं पॉजिटिव नंबर एंटर कर रही हूँ ना ही मैं नेगेटिव नंबर एंटर कर रही हूँ, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, वो नंबर जो है वो जीरो होगा। इसलिए मैं लास्ट में लिख देती हूँ एल्स प्रिंट एफ नंबर इज जीरो। तो आपने देखा कि ये इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इफ एल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें हमने दो एल्स इस्तेमाल की हैं, दो से ज्यादा इफ इस्तेमाल की हैं, तो इसको हम मल्टीपल इफ एल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब चेक कैसे होगी ये चीजें हमारे पास, अब चेक कैसे होगा स्टूडेंट, कि जैसे ही यूजर कोई नंबर एंटर करेगा, जैसे यूजर 9 नंबर एंटर करता है, 9 नंबर जो है इस एन के वेरिएबल में चला जाएगा। कंडीशन चेक होगी 9 ग्रेटर देन जीरो, तो वो इसके साथ जो ब्लॉक लिखा हुआ है द नंबर इज पॉजिटिव, इसको एग्जीक्यूट करा देगा। अगर मैं -1 एंटर करती हूँ
तो सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 0, तो क्योंकि मैंने -1 एंटर किया है तो n ग्रेटर देन 0 नहीं है, सो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई है, इसलिए इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा कंट्रोल यहाँ एल्स इफ पर आ जाएगा, सेकंड इफ कंडीशन पर आ जाएगा और यहाँ पर चेक होगी कंडीशन -1 लेस देन 0। तो -1 लेस देन 0, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मैं 0 एंटर करती हूँ तो सबसे पहले फिर ये कंडीशन चेक होगी इफ n ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर वो सेकंड कंडीशन की तरफ आएगा और सेकंड कंडीशन चेक होगी कि 0 लेस देन 0, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाती है, तो इसलिए ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी लाइन। अब क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो हमारा कंट्रोल जो ऑटोमेटिकली लास्ट वाले एल्स पर आ जाएगा और इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें लिखा आ जाएगा नंबर इज 0। तो स्टूडेंट इस तरह जो है हम लोग मल्टीपल इफ एल्स को यूज करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट और प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर को इनपुट करें, यानी स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर लेंगे, हम स्टूडेंट के नंबर लेंगे और डिस्प्ले दी ग्रेड अकॉर्डिंगली और हमें ग्रेड दिखाने हैं। अब टेस्ट स्कोर हमें उसने मेंशन किया हुआ है कि टेस्ट स्कोर हमारे पास क्या है। अब हम यहाँ से टेस्ट स्कोर देखते हैं वो हमारे पास क्या है। तो टेस्ट स्कोर में हमारे पास है जी के अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर हों तो ए, अगर मार्क्स 80 और 89 के दरमियान हो तो बी, अगर मार्क्स 70 और 79 के दरमियान हो तो सी, अगर मार्क्स 60 और 69 के दरमियान हो तो डी, अगर बिलो 60 हैं तो एफ। तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्प्ले करानी है इसके अंदर। तो अब हम अपना प्रोग्राम से कैसे, अब देखें यहाँ पे उसने कई आप कितनी कंडीशन दे दी, एक से ज्यादा कंडीशन दे दी हैं, तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि हमने मल्टीपल इफ एल्स को यूज करना है। सबसे पहले इंक्लूड, फिर कॉनियो, फिर वाइड मेन। अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये हमने लिखनी ही लिखनी है। अब सबसे पहले उसने क्या कहा था, इनपुट लेना है हमने यूजर से टेक्स्ट स्कोर का। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ स्कोर का और इसकी डाटा टाइप रखती हूँ इंट। ये स्कोर का वेरिएबल जाके मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा जिसमें मैं यूजर से वैल्यू एंटर कराऊंगी। अब मैं यूजर से अगर वैल्यू एंटर करानी है तो मैं यहाँ से क्या यू प्रिंट एफ एंटर योर स्कोर, ताकि जैसे मेरा प्रोग्राम रन हो यूजर को लिखा हुआ नजर आए एंटर योर स्कोर। और यूजर अपने मार्क्स कैसे एंटर करेगा, स्कैन इफ लिखा मैंने और एम फॉर्मेट ऑपरेटर डी और उसके बाद एम्परसैंड स्कोर। आपको पता है ये हम क्यों यूज करते हैं, इनपुट लेने के लिए। यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो इस स्कोर वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। अब हमारा मेजर काम स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ठीक है। अब ये वाला काम जो है वो हमारा प्रोसेसर करेगा कि उसने क्या करना है, उसने कंडीशन चेक करनी है। अब वो स्कोर के अंदर जो वैल्यू रखी है, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी कि स्कोर ग्रेटर या इक्वल टू 90 है। अगर ये कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वो ए को शो करा देगा, लेकिन अगर हमने स्कोर ए 90 से कम एंटर किया हुआ है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा कि इफ स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 80, अगर स्कोर ग्रेटर इक्वल टू 80 के है तो वो बी को डिस्प्ले करा देगा। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाता है, स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 70। तो अगर स्कोर ग्रेटर इक्वल टू 70 है तो वो सी ग्रेड को शो करा देगा और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वो नेक्स्ट स्कोर पर आ जाएगा। और अगर इसे तमाम कंडीशन फॉल्स मिलती हैं तो वो लास्ट वाला एग्जीक्यूट कराएगा, क्योंकि अगर तमाम कंडीशन ही नहीं है तो इसका मतलब उसके मार्क्स बिलो 60 हैं तो वो फेल को डिस्प्ले कराएगा। तो जैसे कि हम यूजर एक नंबर एंटर करता है 74, ठीक है, यूजर एक नंबर एंटर करता है 74, वो जाकर स्कोर वेरिएबल में स्टोर हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी फर्स्ट वाली, तो स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 90, तो 74 ग्रेटर इक्वल टू 90 कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए वो ग्रेड ए को डिस्प्ले नहीं कराएगा। फिर सेकंड कंडीशन चेक होगी इफ स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 80, तो हमारे पास जो है वो 74 है, ठीक है। तो 74 भी इस कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा 74 ना तो ग्रेटर है ना ही तो इक्वल है 80 के, इसलिए ग्रेड बी भी डिस्प्ले नहीं होगा, यानी ये कंडीशन भी नहीं फुलफिल्ड होगी क्योंकि ये फॉल्स हो गई है। फिर हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 70, तो 74 ग्रेटर एंड इक्वल टू 70, तो उसको ये कंडीशन ट्रू मिली है, तो इसलिए वो इसके साथ जो लाइन लिखी हुई है प्रिंट योर ग्रेड इज सी, तो उसने यहाँ पे हमें दिखा दिया योर ग्रेड इज सी। तो स्टूडेंट इस तरह मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर करती तो कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होनी थी, तो उसने एल्स के बाद वाले पोर्शन को शो करवा देना था कि योर ग्रेड इज
एफ। तो स्टूडेंट इस तरह मल्टीपल इफ स्ट्रक्चर में हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, इसी के अंदर राइट अ प्रोग्राम देन इनपुट सैलरी, जो सैलरी को इनपुट करे। अगर सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो डिटेक्ट 7%, और सैलरी अगर 10,000 से ज़्यादा या कम है, 20,000 से कम है और 10,000 से ज़्यादा है तो डिटेक्ट 100, और अगर सैलरी इससे भी कम है, 10,000 से कम है, तो ये कुछ भी डिटेक्ट ना करे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हर प्रोग्राम का स्टार्ट होता है studio.h से, conio.h से। अब हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स लेने हैं, दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक सैलरी का और एक नेट सैलरी का। ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे लिए, जो नेट सैलरी है मैंने फ्लोट में ली, और जो वेरिएबल सैलरी है इंटीजर। अब मैंने यूजर से क्या लेना है, यूजर से मैंने सैलरी की वैल्यू एंटर करानी है, तो एंटर सैलरी, मैं सैलरी की वैल्यू एंटर कराऊंगी। और इसके लिए आपको पता है मैं स्कैनिफ फॉर्मेट ऑपरेटर डी और सैलरी को यूज करूंगी, एड्रेस ऑपरेटर सैलरी को यूज करूंगी। क्यों फॉर्मेट ऑपरेटर डी यूज हो रहा है आपको पता है, क्योंकि सैलरी को मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया, इसलिए हम इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट ऑपरेटर डी लिखेंगे, और उसके पास m% सैलरी को यूज किया। अब मेरा मेजर लॉजिक जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब मेरी मेजर लॉजिक क्या है, इफ सैलरी ग्रेटर एंड इक्वल टू 20,000, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया अगर मेरी सैलरी 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो तो क्या काम होगा, तो 7% डिटेक्ट हो जाएगा। तो अगर मेरी सैलरी ग्रेटर एंड अगर मेरा सैलरी ग्रेटर है 20,000 से, तो क्या हो, मेरी सैलरी से माइनस हो जाएगा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7.0, मल्टीप्लाई 7% उसने कहा था, इसलिए 7.0 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। जो भी चीज़ आए, जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो माइनस हो जाएगा सैलरी से, और नेट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। नेट वेरिएबल भी हमने डिक्लेयर किया था, नेट वेरिएबल में चला जाएगा। अगर मेरी सैलरी जो है वो 20,000 से कम है तो क्या होगा, सैलरी ग्रेटर या 10,000 से ग्रेटर है, 20,000 से कम है, तो सैलरी से 1000 माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर वो नेट की वैल्यू में चला जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो मेरी जो वैल्यू है सैलरी की वो नेट में चली जाएगी। तो अब मैं क्या डिस्प्ले कराऊंगी, मैंने डिस्प्ले कराना है नेट वेरिएबल को, क्योंकि नेट वेरिएबल के अंदर मेरी सैलरी पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट एफ योर नेट सैलरी इज फॉर्मेट ऑपरेटर टू एफ, पॉइंट टू एफ में से मैंने आपको बताया था, पॉइंट टू किस लिए होता है, प्रेसिजन के लिए होता है, यानी पॉइंट के बाद मैंने कितने डिजिट डिस्प्ले कराने हैं, इसके लिए मैं पॉइंट टू लिख देती हूँ। एफ आपको पता है, एफ मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि जो नेट वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑपरेटर एफ यूज किया, लेकिन पॉइंट टू से पहले इसलिए लिखा क्योंकि मैं पॉइंट के बाद दो डिजिट ही डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ। तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम हमारा इस तरह होता है, ठीक है। तो मज़ीद जब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी उस वक्त आपको इसकी ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसमें भी देखिए हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्रिएट करना है, और हमें जो चीज़ें करने को कहा गया है वो है द यूनिट कंज्यूम्ड आर लेस एंड इक्वल टू 300। अगर हमारा यूनिट कंज्यूम जो है वो लेस और इक्वल टू 300 है, देन कॉस्ट इज 2 पर यूनिट, तो कॉस्ट 2 हो। अगर हमारा यूनिट 300 से ज़्यादा है और लेस देन 500 है तो जो कॉस्ट है वो मुझे पड़े 5, और अगर मेरा इससे ज़्यादा है तो कॉस्ट पर यूनिट मुझे पड़ेगी 7। तो ये उसने आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब मैंने अपना प्रोग्राम बनाना है। नीचे आपको एक और चीज़ भी उसने मेंशन की हुई है कि अगर लाइन रेंट ₹150 इज एडेड टू द टोटल बिल, जो भी बिल होगा उसमें ये लाइन रेंट जरूर एंटर होगा, और अगर उसका बिल जो है 2000 से ज़्यादा बन रहा है तो उसको सरचार्ज भी एंटर होगा 5%। अब ये तमाम चीज़ें हमने अपने इस प्रोग्राम में करनी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले stdio.h हमने यूज़ किया, conio.h यूज़ किया, वाइड मेन। मैं बार बार कहती हूँ, मैंने बहुत टाइम इसको एक्सप्लेन कर दिया, आपको पता है ये हर प्रोग्राम में यूज़ होगा। अब मुझे यहाँ पे जो वेरिएबल्स चाहिए स्टूडेंट, 3 वेरिएबल चाहिए, यूनिट के लिए, सरचार्ज के लिए और बिल के लिए। जो यूनिट है और सरचार्ज है इसकी डाटा टाइप में इंट रखूंगी, और बिल की डाटा टाइप में फ्लोट करूंगी। आपको यूनिट, सरचार्ज और कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से सरचार्ज वेरिएबल का पता चलेगा। यूनिट्स आपको पता स्टार्ट से ही आ रहे हैं, और बिल डिस्प्ले कराना है तो बिल, इसका मतलब आपको 3 वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले मैंने यूजर से क्या एंट्री लेनी है, मैंने यूजर से उसके यूनिट पूछने हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ नजर आए, एंटर यूनिट कंज्यूम्ड। तो यूजर को सबसे पहले क्या लिखा नजर आएगा, एंटर यूनिट कंज्यूम्ड। उसको सबसे पहले ये एंटर यूनिट कंज्यूम्ड लिखा हुआ नजर आएगा। और स्कैम, मैंने क्योंकि यूनिट की वैल्यू लेनी है इसलिए मैं यहाँ पे मॉडुलस फॉर्मेट ऑपरेटर डी और जो है एड्रेस ऑपरेटर यूनिट को यूज कर रही हूँ।
अब स्टूडेंट आपने मुझे व्हाट्सएप में बताना है कि क्या आपको सारे प्रोग्राम्स की समझ आ रही है, क्योंकि अब मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है, ये जो इनपुट लेना है, ये अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए कि मैंने आपको बार-बार बताया कि जब भी हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है, तो हम स्कैनिफ का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके साथ फॉर्मेट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जो भी जिस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू रखानी है, उस वेरिएबल की डाटा टाइप देखकर हम ये फॉर्मेट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमारी इनपुट कंप्लीट हो गई। मुझे यूज़र से यूनिट लेना था, वो मैंने ले लिया। अब यूज़र ने जो यूनिट एंटर करना है उसको मैंने कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, अगर यूनिट ग्रेटर होगा 500 से, अब गौर करें, अगर यूनिट ग्रेटर होगा 500 से, तो क्या करे, यूनिट मल्टीप्लाई कर दे 7 के साथ। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो यूनिट मल्टीप्लाई करे 7 के साथ और वो वैल्यू बिल के अंदर चली जाए। एल्स अगर यूनिट ग्रेटर है 300 से, ठीक है, अगर ये कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 500 से कम है, तो सेकंड कंडीशन चेक होगी कि अगर यूनिट ग्रेटर है 300 से, तो यूनिट मल्टीप्लाई करे 5 के साथ और वो वैल्यू बिल वेरिएबल में चली जाए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो हम तीसरे पर आ जाते हैं कि जो भी यूनिट वो एंटर करेगा वो मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने इफ एल्स कंडीशन लगा दी। अब हम एक और इफ, क्योंकि उसने आपसे कहा था, यहाँ तक हमने इफ एल्स इफ में काम कर लिया, ठीक है, ये तक ठीक है। क्यों आगे उसने हमें एक और काम करने को भी कहा था कि अगर लाइन रेंट 150 आपने ऐड करना है हर किसी में, लेकिन इससे पहले आपने ये भी चेक करना है लाइन रेंट से पहले कि अगर किसी का 2000 से ऊपर बिल आ रहा है तो उसमें सरचार्ज भी पड़ेगा। तो इफ बिल ग्रेटर देन 2000, ठीक है, ये सरचार्ज के लिए है। इफ बिल ग्रेटर देन 2000, तो बिल में क्या हो जाएगा, बिल के अंदर वैल्यू प्लस कर दो, बिल मल्टीप्लाई बाय 5.0 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि उसने सरचार्ज आपसे कहा था 5%। तो आपको पता है 5% को सी के अंदर लिखने का तरीका ये होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये सी के अंदर लिखने का तरीका होता है। तो हम इसको यहाँ पर हम मालूम कर लेंगे, यानी बिल मल्टीप्लाई बाय 5.0 डिवाइड बाय 100 जो है, ये फार्मूला है जिसके थ्रू हम सरचार्ज मालूम करें। जो सरचार्ज आएगा उसको बिल में प्लस करना है, उस वैल्यू को हम बिल के अंदर स्टोर करा लेंगे और लास्ट में हम बिल को डिस्प्ले करा लेंगे कि हमारा टोटल बिल क्या है। फॉर्मेट ऑपरेटर 2f, क्योंकि बिल की अमाउंट को हमने फ्लोट में लिया है तो इसलिए हमने 2f लिखा। 2f क्यों लिखा, ताकि पॉइंट के बाद दो मैं डिजिट डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 0.2f लिखा है। मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 0.2 ना भी लिखें तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा और बिल को आपने डिस्प्ले करवा लिया। तो स्टूडेंट इस तरह हमने ये वाला जो प्रोग्राम है सॉल्व किया। तो आप देखें कि इसमें क्या हो रहा है। अगर यूजर एक वैल्यू एंटर करता है 150, तो सबसे पहले यूनिट एंटर करता है 150, तो पहले पहली कंडीशन चेक होगी 150 ग्रेटर देन 500, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो 7 वाली स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई बाय यूनिट 7, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर सेकंड कंडीशन की तरफ आएगा और चेक करेगा यूजर ने क्या एंटर किया 150, तो 150 ग्रेटर देन 300, तो वो भी नहीं एग्जीक्यूट होगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और जब हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारे बिल में चला जाएगा। और अब हम चेक करेंगे, अगर हमारा बिल ग्रेटर देन 2000 हुआ तो हम उसमें से 5% सरचार्ज निकाल लेंगे और वो बिल में डाल देंगे और बिल में और टोटल बिल को डिस्प्ले करा लेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट आपका ये प्रोग्राम जो है वो सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस। हमने यूजर से एक रेडियस लेना है, इट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ द सर्कल। हमने यूजर से एरिया ऑफ सर्कल मालूम करना है। यूजर एंटर वन हैज चॉइस। अब यहाँ पे यूजर से हमने चॉइस लेनी है। अगर यूजर 1 एंटर करेगा तो हमने एरिया मालूम करना है, अगर यूजर 2 एंटर करेगा तो हमने सर्कमफ्रेंस मालूम करना है। स्टूडियो डॉट एच लिखा, आप यहाँ पे कोनियो डॉट एच भी लिख सकते हैं, लिखें जरूर लिखें बल्कि। फ्लोट एरिया हमने वेरिएबल जो डिक्लेयर किए, फ्लोट एरिया, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, और हमने एक इंट चॉइस के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमने तीन वेरिएबल फ्लोट टाइप के डिक्लेयर किए, फ्लोट एरिया, फ्लोट रेडियस, फ्लोट सर्कमफ्रेंसेस और इंट चॉइस। अब सबसे पहले मैंने यूजर से क्या लेना है, यूजर से रेडियस एंटर कराना है। देखिए मुझे यहाँ से पता चल जाएगा मैंने इनपुट के तौर पे यूजर से क्या वैल्यू लेनी है, रेडियस की वैल्यू लेनी है। तो हमने यूजर से रेडियस एंटर करवाया, ठीक है, स्कैनिफ के थ्रू। देखिए यहाँ तक हमारी इनपुट कंप्लीट हो गई है।
अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यूजर से मैंने एक और काम भी कहा था, आपने यूजर से एंटर लेना है चॉइस, यानी यूजर से 1 और 2 लेना है। अगर 1 एंटर करेगा तो क्या मालूम, अगर वो 1 एंटर करता है तो एरिया कैलकुलेट होगा, अगर वो 2 एंटर करता है तो वो सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होगा। तो हमने यहाँ पे फिर यूजर से प्रिंट एफ लेना है। प्रिंट एफ में हम यूजर से क्या वैल्यू एंटर करवा रहे हैं, एंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सरकमफ्रेंस। तो हमने जो वैल्यू लेनी है वो इस चॉइस के अंदर जो है वो चली जाएगी, ठीक है, इस चॉइस वेरिएबल में चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी इनपुट कंप्लीट हो गई है। अब जो वैल्यू चॉइस के अंदर की है हमने उसको कंपेयर करना है। अगर वो इक्वल टू 1 हो तो हमें पता है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है यानी यूजर 1 एंटर करता है तो क्या कैलकुलेट होगा, एरिया। और एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 3.141। तो ये स्टूडेंट एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो एरिया को कैलकुलेट करेगा और एरिया को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू को एरिया वेरिएबल में रखवा देगा और उसके बाद हम इस वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ एरिया। देखें यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। 5.2f, यहाँ पे 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है पॉइंट से पहले हम ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट्स को डिस्प्ले कराते हैं 5, और पॉइंट के बाद मैं कितने डिजिट्स को डिस्प्ले करा सकती हूँ 2। तो ये है 5.2 की सिग्निफिकेंस, प्रिसीजंस के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया 5 का क्या मतलब है, हम पॉइंट से पहले कितने डिजिट शो हो सकते हैं पॉइंट, और 2 का क्या मतलब है पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो हो सकते हैं, और एरिया को डिस्प्ले करा लेंगे। और अगर चॉइस 2 के इक्वल होती है, एल्स इफ, अगर ये 2 के इक्वल होती है, ठीक है, तो क्या होगा, सरकमफ्रांस होगा डिस्प्ले। सरकमफ्रांस कैसे हम करते हैं, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 3.145 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और हम यहाँ पे सरकमफ्रांस को डिस्प्ले करा लेंगे। और अगर यूजर जो है कोई 3 या 4 या 5 एंटर कर देता है तो वो आपको पता है, या तो वो 1 एंटर करे, मैंने उसे बताया, या तो वो 2 एंटर करे। अगर यूजर इसके अलावा कोई और चॉइस एंटर कर देता है तो मुझे लिखा हुआ नजर आ जाता है इनवैलिड चॉइस। तो ये स्टूडेंट हमारा था। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। हाँ जी, स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोग्राम चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम सी दैट इनपुट्स आर नंबर फ्रॉम द मंथ ऑफ द ईयर। जो यूजर से मंथ का नंबर लेगा एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ द डेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट से को यूज करते हुए हमने यूज करना है, इफ एल्स हम यूज करें, इफ एल्स इफ यूज कर रहे हैं, और साथ में हम लोग यूजर से क्या ले रहे हैं, हमने यूजर से मंथ लेने हैं, यानी अगर यूजर 2 एंटर करे तो उसको डिस्प्ले हो 28 और 29, क्योंकि फरवरी का मंथ है। तो हम सबसे पहले इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर कॉनियो डॉट एच वाइट मेन। अब सबसे पहले हमने यूजर से मंथ, इनपुट्स और नंबर ऑफ मंथ, हमने मंथ चाहिए तो मंथ के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एम। अब ये वेरिएबल मैंने एक डिक्लेयर किया, आपको पता है जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी तो हमारे जो मेमोरी है उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा एम नाम का। और अब मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मुझे सबसे पहले क्या नजर आए, एंटर दी मंथ। तो मुझे स्क्रीन पे सबसे पहले एंटर दी मंथ लिखा हुआ नजर आएगा, और उसके बाद स्कैनिफ को यूज करूंगी यूजर से इनपुट लेने के लिए। और उसके बाद स्कैनिफ के बाद मैं यहाँ पर अपनी लॉजिक बनाऊंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पे कंडीशन के अंदर मैंने क्या यूज किया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं। तो इस तरह हम अपनी कंडीशंस में लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये है यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, इससे हमारी कंडीशन और इजी हो जाती है। अब कैसे मैं लॉजिकल कंडीशंस में लॉजिक कंडीशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें, तो देखें, इफ मैंने इफ यूज किया m इक्वल टू 1, अगर m इक्वल टू 1 हो, और ये देखिए आपको पता है कि ये जो डबल लाइंस होती हैं ये और ऑपरेटर होता है, और एंड ऑपरेटर जो होता है वो इस तरह होता है। हमारे पास नॉट लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के थे, एक और ऑपरेटर था, और एक एंड ऑपरेटर था, और एक पास नॉट ऑपरेटर था। तो स्टूडेंट अगर आपने ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं किए हुए तो प्रीवियस जो आपका 9 और 10 चैप्टर है उसको आप अच्छे तरीके से दोबारा कर लें, ताकि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम इफ एल्स के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं इसकी कंडीशन बनाने के लिए। तो देखें m इज इक्वल टू 1, और अगर m इज इक्वल टू 3 हो, और अगर m इज इक्वल टू 5 हो, अगर 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो,
तो स्टूडेंट ये वो मंथ है जिनके डेज़ जो हैं वो 31 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे और इसलिए लगाया, आपको पता है अगर एक भी वैल्यू यूज़र ने एंटर कर दी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि और में हम पढ़ चुके हैं कि और के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे देखें m इज़ इक्वल 1 एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 मैंने ये इकट्ठी कर दी है विद द हेल्प ऑफ और। यहाँ पे मैंने कंडीशंस को इकट्ठा कर दिया, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर से इस तरह कंडीशंस को इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जैसे ही यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा, अगर वो इससे मैच हो जाती है तो वो डिस्प्ले करा देगा printf 31 डेज। एल्स अगर इनमें से सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारा कंट्रोल इस पर आ जाएगा। यहाँ पे चेक होगा m इज इक्वल टू 4 और ऑपरेटर m इज इक्वल टू 6 और ऑपरेटर m इज इक्वल टू 9 और ऑपरेटर इज इक्वल टू 11। और अगर इनमें से कोई वैल्यू यूजर एंटर कर देता है तो हमें printf हो जाएगा 30 डेज। तो अगर इन दोनों में से भी कोई यूजर वैल्यू एंटर नहीं करता, वो कोई और वैल्यू एंटर करता है, 2 वैल्यू एंटर करता है, तो उसको डिस्प्ले हो जाएगा 28 और 29 डेज, क्योंकि मंथ 2 है। तो अगर इनमें से कोई पर वैल्यू एंटर नहीं करता, यूजर 36 एंटर करता, तो आपको पता है कि मंथ मैंने तो कंडीशंस बनाई हुई है 12 तक, तो वो इनवैलिड मंथ मुझे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी हम यूज कर सकते हैं इफ एल्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेम्परेचर डिस्प्ले अ मैसेज। आपने एक प्रोग्राम लिखना है और जो हमें ये मैसेज दे कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 होगा तो हॉट डे है, अगर टेम्परेचर बिटवीन 25 और 35 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि 25 और 35 बीच में शामिल है, यानी अगर 25 हम एंटर कर दें तो वो भी टेम्परेचर इसके अंदर शामिल होगा और 35 नंबर भी इसके अंदर शामिल होगा। इसको हम इंक्लूसिव कहते हैं। तो प्रेजेंट डे डिस्प्ले कराए और अगर लेस देन 25 हो तो वो कोल्ड डे डिस्प्ले कराए। अब हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेती हूँ टी वेरिएबल मैंने किस लिए लिया, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टी वेरिएबल मैंने किस लिए लिया, टेम्परेचर के लिए। प्रिंट एफ एंटर टेम्परेचर, मैंने यूजर से क्या वैल्यू लेनी है, टेम्परेचर की वैल्यू लेनी है और स्कैनिंग के थ्रू मैं यूजर से टेम्परेचर की वैल्यू ले लूंगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो मैंने इनपुट अपनी कंप्लीट कर ली। अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट मेरी लॉजिक क्या है, लॉजिक मेरी ये है कि इफ टी ग्रेटर देन 35, जैसे यहाँ पर था ग्रेटर देन 35, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कंडीशन कैसे बनानी है कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 हो तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, हॉट डे। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 हो तो प्रिंट एफ हो जाए हॉट डे। एल्स इफ अगर टेम्परेचर लेस देन हो 25 के, ठीक है, अगर ग्रेटर या इक्वल हो 25 के तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, प्लेजेंट डे। और अगर उससे भी कम है तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, कूल डे। तो अगर एक 34 45 या 36 एंटर करता है तो 36 इज ग्रेटर देन 35 तो डिस्प्ले हो जाएगा हॉट डे। अगर यूजर जो है 27 डिस्प्ले करता है तो आप देखें 27 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 25 तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, प्लेजेंट डे। और अगर वो 24 एंटर करता है तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो हमें लिखा हुआ आ जाएगा कूल डे। तो इस तरह स्टूडेंट इफ एल्स के थ्रू आप देखें, यहाँ पे हर इफ एल्स आपने देखा इसमें मल्टीपल कंडीशंस थी, एक से ज्यादा कंडीशंस थी और हमने इसमें से चूज करनी हो तो हम यूज करते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट ये था मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर कर समझाऊंगी। तो इंशाल्लाह आपका मल्टीपल इफ एल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क ऑन मी ऑन व्हाट्सएप।